सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello friends, welcomes you in Student Point Academy, and today we are going to start the most important topic, that is evolution. Lesson number 1, heredity and evolution. Heredity और evolution में आज का हमारा जो टॉपिक है ये है evolution. ये बहुत मेन टॉपिक है कि किस तरह से evolution हुआ है और इसके एविडेंस वगैरह क्या है वो भी हम देखेंगे, पर इस पार्ट में हम सिर्फ evolutions के बारे में जानने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इवोल्यूशंस के बारे। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके बुक में एंड दिस इज द पेज नंबर 3। ओके, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज What is the function of the appendix of our digestive system? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अपेंडिक्स का क्या फंक्शन है वो हमें पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपेंडिक्स क्या है। तो यहां पर देखिए पेज नंबर 5 पर एक इमेज दी है छोटी सी। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, लार्ज इंटेस्टाइन है। ओके, और इस लार्ज इंटेस्टाइन के पास एक छोटी सी इंटेस्टाइन है, अतड़ी छोटी सी है, दैट्स कॉल्ड अपेंडिक्स। ओके, अब इस अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में क्या यूज है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, है या नहीं? तो यहां पर सीधा आंसर होगा कि देयर इज नो यूज। ओके, अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं होता। अपेंडिक्स जो है वो उन्हीं एनिमल के लिए यूजफुल है जो रूमिनेट करते हैं, मतलब जो गाय या भैंसे, ओके, काऊ बफेलोस जो है, ऐसे एनिमल घास खा लेते हैं, घास खा के पूरा अपना पेट भर लेते हैं, उसके बाद वो एक जगह बैठते हैं और अंदर खाया हुआ पोर्शन वापस बाहर निकालते हैं और मुंह के मुंह में वो कवरी करते रहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रूमिनेट करना, रूमिनेट करते रहते हैं। ओके, ऐसे एनिमल के लिए अपेंडिक्स यूजफुल है, पर हमारे बॉडी में फिर अपेंडिक्स क्यों है? ओके, ये जानना जरूरी है। ये सब इसके बारे में जानेंगे हम। सेकेंड, आर आवर विजडम टीथ रियली यूजफुल फॉर च्यूइंग द फूड? खाना खाने के लिए विजडम टीथ जो होते हैं, हमारे विजडम टीथ जो होते हैं वो दांत में सबसे पीछे होते हैं, 32 दांत में सबसे पीछे वाले दांत जो होते हैं विजडम टीथ। ये विजडम टीथ क्या हमारे खाना खाने के लिए या चबाने के लिए यूजफुल होते हैं? बिल्कुल नहीं। ये विजडम टीथ जो है ऊपर जो मांस की परत होती है उससे छुपे हुए होते हैं, तो वो खाना चबाने के, खाना खाने के यूज में नहीं आते। फिर वो हमारे बॉडी में क्या कर रहे हैं ये भी हमें जानना जरूरी है, जो हम इवोल्यूशन में जानेंगे। व्हाई डिड ह्यूज एनिमल लाइक डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट? आज के जमाने में क्या डायनासोर है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कहां गए? ये पूरे एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए एक साथ। कैसे? नेचुरल सिलेक्शन के कारण। ओके, नेचर ने उन्हें खत्म कर दिया। 4, Why are many species of animal and bird getting extinct? बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज एनिमल के और बर्ड के ये खत्म होते जा रहे हैं। अब ये जो इसके पीछे कुछ रीजन मैन का भी है, नेचुरल सिलेक्शन का भी है, जो डार्विन्स थ्योरी है, आप पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डार्विन्स थ्योरी के बारे में। ओके, उसका भी कुछ भाग है नेचर का, और कुछ एनिमल जो मैन है हमारे कारण। हमने बहुत सारे टाइगरों का शिकार कर दिया, अब टाइगर कुछ ही परसेंटेज में बचे हुए हैं, और हमारी आने वाली कुछ पीढ़ियों के बाद ऐसा होगा कि टाइगर हम सिर्फ फोटो में देख पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे स्पीशीज है जो स्पीशीज आजकल नहीं दिखाई देती। बर्ड्स की स्पीशीज, अगर क्रो की बात करें, कौवे आजकल पहले जैसे ज्यादा कहाँ दिखाई देते, पहले बहुत दिखाई देते थे, आजकल बहुत कम दिखाई देते। तो ये सब क्या है? या तो नेचुरल सिलेक्शन है या फिर मैन के कारण किया गया शिकार, हंटिंग है। ओके, जिसके कारण ये स्पीशीज खत्म होती जा रही है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब क्या है? इवोल्यूशन यानी है बदलाव, चेंजेस। और क्या चेंजेस और क्या इवोल्यूशन, किस बारे में इवोल्यूशन है वो हम देखने वाले। सो स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज ऑक्यूरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। मतलब एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद या बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से
एनिमल के बॉडी में, ओके, एनिमल के बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ चेंजेस, ग्रेजुअली चेंजेस होते जाते हैं, मतलब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। और ह्यूमन बॉडी में या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, इनके बॉडी में ग्रेजुअली धीरे धीरे होने वाला चेंजेस यानी इवोल्यूशन है। दिस इज अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज अचीव्ड। और ये जो प्रोसेस है इवोल्यूशन की, ये बहुत स्लो गोइंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत धीरे होती है, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, ओके। और ये जो डेवलपमेंट होता है ये ग्रेजुअली होता है और बहुत स्लो होता है, करोड़ों साल लग जाते हैं इन प्रोसेस को होने के लिए। ऑल द स्टेज इन चेंज ऑक्यूर इन अ वेरियस कंपोनेंट ranging from star and planets in space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution। अब अगर स्टडी ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो बिल्कुल सभी स्टेज से इवोल्यूशन होता आ रहा है। ऑल दी स्टेजेस इन चेंज ऑक्यूर इन अ वेरियस कंपोनेंट रैंकिंग फ्रॉम स्टार, प्लैनेट, ओके, और हमारी जो बायोस्फीयर है अर्थ, इन सब में कुछ ना कुछ इवोल्यूशन हुआ है। तो इवोल्यूशन की अगर हम स्टडी करें तो ना कि सिर्फ हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेंगे, तो सन, स्टार्स, मून, प्लैनेट, इन सब के बारे में जानेंगे, ओके। इन सबको इवोल्यूशन में लेना होगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू, मतलब इस इवोल्यूशन में यही आएगा कि अर्थ कैसे बनी होंगी, वो भी इवोल्यूशन में आएगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर of several generation of living organism as a response to natural selection is called as evolution। देखिए, formation of new species मतलब नए नए स्पीशीज का बनना। अब आपने लिजार्ड, छिपकली तो देखी होंगी, छिपकली के बहुत सारे टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। कोई छिपकली प्लेन ऐसी दिखाई देती है, किसी के बॉडी में ऐसे अलग अलग कलर्स होते हैं। अब स्नेक की बात कर लो, कितने सारे तरह के स्नेक है यार, बहुत सारे तरह के स्नेक है। फिर ये स्नेक की जो स्पीशीज है, स्पीशीज मतलब इनकी प्रजातियां, इनके प्रजातियों के प्रकार, तो इनकी जो प्रजातियां है ये सब अलग अलग है, ओके। अब ये क्यों हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन, मतलब इनकी जो बदलती जनरेशन के कारण, ओके, इनकी जनरेशन बदलती गई, बदलती जनरेशन के कारण इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर जो थे ये रिस्पॉन्सिबल थे इनकी स्पीशीज को अलग अलग तरह से बनाने में। फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन। और साथ में इसमें क्या होता गया कि जिस तरह से समय बीतता गया, एनिमल्स के बॉडी में चेंजेस आते गए। कुछ एनिमल वैसे ही रह गए, कुछ एनिमल नए आए, स्नेक ही आए, नए आए, पर चेंजेस आया बॉडी में, ओके। तो ये जो है ये सब इसके लिए रिस्पॉन्स कौन है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन इसके लिए रिस्पॉन्स है, इसी को तो हम इवोल्यूशन कहते हैं। अब एक सिंपल सी बात करता हूं स्टूडेंट्स, आपने बियर को देखा है, भालू। एक भालू जो होता है वो हमारे जंगल में होता है, जो हरा भरे जंगल में रहता है। एक दूसरा भालू होता है जो पोलर रीजन में रहता है, जिसे पोलर बियर हम कहते हैं। अब पोलर रीजन में रहने वाले भालू सफेद होता है, यहाँ पे रहने वाला भालू काला होता है। दूसरी बात, पोलर रीजन में रहने वाले भालू के बॉडी में इतने सारे बाल होते हैं और यहाँ के भालू के बॉडी में उतने बाल नहीं होते। अगर उतने सारे बाल अगर यहाँ के भालू में आ जाए तो वो गर्मी से मर जाएगा। और अगर उसके बॉडी में उतने सारे बाल क्यों उग गए, क्योंकि उसको वहां पर रहना है, उसको वहां पर जिंदा रहना है, तो वो परिस्थिति के हिसाब से ढल गया। अब वो जो भालू है उसे 6 महीने खाना मिलता है, 6 महीने बेचारा भूखा रहता है, कौन, पोलर रीजन का। पर हमारे जंगल वाला भालू वो 5 दिन भूखा नहीं रह सकता, मर जाएगा। तो ये क्या है, ये सब नेचुरल सिलेक्शन है और परिस्थिति के अनुसार ये ढले हुए हैं। और यही तो है इवोल्यूशन। किस तरह से देखिए इनमें इवोल्यूशन हो रहा है, और ये सारे इवोल्यूशंस के बारे में हम पढ़ने वाले। सो स्टूडेंट्स, 3.5 बिलियन ईयर अगो, 3.5 बिलियन ईयर अगो लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। करोड़ों साल पहले अर्थ में कोई जीवन नहीं था। एट द बिगिनिंग there may have been only one simple element in the oceans on the earth, and a simple type of organic and inorganic compound may have formed from these। तो शुरुआत में जब अर्थ में कोई भी एनिमल नहीं था, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, उस समय ओशियन में,
ओके, समुद्र मतलब जमीन में जो समंदर है, उस समंदर के अंदर कुछ सिंपल टाइप के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। ओके, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइप के कंपाउंड रहे होंगे, और वो जो कंपाउंड थे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड में हैव फॉर्म। उन कंपाउंड से जो सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, इन सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने, जैसे कि प्रोटीन बना, न्यूक्लिक एसिड बना। ओके, मे हैव बीन फॉर्म ओवर द लॉन्ग पीरियड, मतलब कई समय लगा होगा इन सबको बनने में, और ये शायद बने होंगे। ओके, इन सिंपल कंपाउंड से। कौन से सिंपल? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इस तरह के सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने होंगे, जैसे कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब एक देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूं। आप एक काम कीजिए, मिट्टी लाइए सूखी हुई, ओके, और उसे धूप में सुखा दीजिए, उसे अच्छे से छान लीजिए, सुखा दीजिए। अब चेक कर लीजिए कि उसमें कोई जीव जंतु तो नहीं है। ओके, कोई भी नहीं होना चाहिए, मतलब वो प्लेन होना चाहिए मिट्टी। उसे छान लीजिए, उसके अंदर के जितने कीड़े मकोड़े होंगे सबको निकाल लीजिए, उसे धूप में सुखा दीजिए ताकि उसके अंदर के जो ऑर्गेनिजम्स है सारे के सारे मर जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बॉटल लेनी है। ओके, कांच की लीजिए या प्लास्टिक की लीजिए, एक बॉटल लेनी है। इस बॉटल के अंदर आपको मिट्टी डाल देनी है और साथ में थोड़ा सा पानी डाल देना है, ढक्कन खुला रख देना है, इसे धूप में रख देना है। 2-4 दिन के बाद आप देखोगे इसके अंदर छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, कीड़े मकोड़े जो इसके अंदर पैदा हो जाएंगे। आए कहां से? तो यही है, इस तरह से जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस मिले हैं, उनसे जो ये छोटे छोटे कंपाउंड है, इनसे बना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फिर प्रोटीन बना, फिर न्यूक्लिक एसिड बना होगा, और उसके बाद फिर नए ऑर्गेनिजम्स तैयार हुए होंगे, ऐसा मानना है। First, primitive type of cells may have been formed from mixtures of different type of organic and inorganic compound. पहले सबसे पहले primitive type of cell सबसे पहले बने होंगे। ओके, और ये जो primitive type of cell है, first primitive type of cell may have been formed from the mixture of different type of organic and inorganic compound, मतलब अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर से प्राइमरी टाइप के सेल्स बने होंगे। जो प्राइमरी सेल्स होती है, मतलब सेल कंप्लीट करने से पहले जो सेल की जो प्राइमरी प्रोसेस होती है वो हुई होंगी। नंबर ऑफ दो सेल्स में हैव इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल, और उसके आसपास जो भी सराउंडिंग में जो भी केमिकल होगा या जो भी उनके लिए जो सुटेबल चीजें होंगी, उनकी मदद से ये सेल और डेवलप हुई होंगी। दिस मे हैव बीन सम डिफरेंट अमॉन्ग दो सेल्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और ये जो सेल है, देयर मे हैड बीन डिफरेंट अमॉन्ग दो सेल, और इन सेल से और दूसरे तरह की सेल्स बनी होंगी, जिसे हम बोलते हैं ग्रेजुअली चेंजेस होना। इस तरह की सेल्स बनी होंगी, एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, किसकी जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मतलब कुदरती बदलाव का जो सिद्धांत है, उसके हिसाब से कुछ चेंजेस हुए होंगे। सम मे हैव शोन गुड ग्रोथ एंड सम मे हैव पेरिस्ड विच कुड नॉट एडजस्ट विथ सराउंडिंग। तो इनमें से जो सेल्स है, कुछ सेल्स की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई होंगी, कुछ सेल्स वहीं पे पेरिस्ड हो गए होंगे, मर गए होंगे, कमजोर पड़ गए होंगे, क्योंकि वो सराउंडिंग के साथ एडजस्ट नहीं हो पाए। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से जो नए नए सेल्स बने होंगे, इन सेल्स के बारे में हम बात करेंगे। एट प्रेजेंट crores of species of plant and animal with huge diversity regarding shape and complexity are present on the earth. हमारे अर्थ में आज की तारीख में कई ऐसे करोड़ों स्पीशीज है, कई ऐसी करोड़ों एनिमल की प्रजातियां है, मौजूद है, जिनमें बहुत सारे रिलेशंस भी है, कॉम्प्लेक्सिटी भी है, जो समानताएं और मतलब विभिन्नताएं दोनों शो करती है। एनिमल डाइवर्सिटी ranges from unicellular amoeba and paramecium to man and giant whale. अब ये जो है एनिमल की जो डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी की रेंज बहुत बड़ी है। ये रेंज यूनिसेलुलर एनिमल लाइक अमीबा, पैरामीशियम से लेकर मैन एंड जायंट वेल, मतलब जो अभी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई प्राणी है तो वेल है,
ओके, ब्लू व्हेल की हम बात करें तो वो सबसे बड़ी होती है, हाथी से भी बड़ी होती है। सो जो छोटे से जीव से लेकर बड़े बड़े जीव तक ये सब इस डायवर्सिटी में इंक्लूड है। द प्लांट डायवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पीशीज रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर क्लोरेला टू ह्यूज बनियान ट्री। अब प्लांट में भी बहुत सारी डायवर्सिटी है, और ये जो प्लांट जो कंसिस्ट हुए हैं, जो बने हैं, ये भी एक अपने कॉमन एंसेस्टर से, एक स्पीशीज से बने होंगे। और वो स्पीशीज की रेंज कहां से शुरू हुई होंगी? क्लोरेला। क्लोरेला मतलब एक ग्रीन ग्रीन तरह की, जैसे आप मान लीजिए काई समझ लीजिए, अलगी समझ लीजिए, ग्रीन ग्रीन तरह का ऐसा सब्सटेंस होता है, वो एक प्लांट है। वहां से लेकर तो बनियान ट्री, मतलब बनियान ट्री सबसे बड़ा पेड़ हो गया। ओके, तो यहां तक ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। द लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल। हमारे अर्थ में जो लाइफ है वो इक्वेटर से दोनों पोल तक है। ओके, इक्वेटर से द लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल्स। मतलब इक्वेटर से लेकर दोनों पोल तक अर्थ में लाइफ हर जगह है, हर जगह लाइफ है, चाहे वो जमीन हो, पानी हो, हवा हो, लैंड हो, कुछ भी हो। Organisms are present at all the places like air, water, land, rock, सब जगह जीव प्रेजेंट है। ओके, छोटे से लेके बड़े तक सब जगह एनिमल्स प्रेजेंट है, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। Humans have shown curiosity about origin of life and reason for such a great diversity in a life present on the earth since ancient period। मतलब पुराने काल से ह्यूमन बीइंग जो है वो क्यूरियस है ये जानने के लिए कि क्या इसके पीछे का कारण है कि इन सब एनिमल्स में, इन सब ऑर्गेनिजम्स में इतनी बड़ी डाइवर्सिटी बनी है और सिमिलरिटी भी है। अब गधा देखिए, घोड़ा देखिए, गाय देखिए, कुत्ता देखिए, भाई सबके चार पैर है, मुंह का पोजीशन, नाक की पोजीशन, आंखों की पोजीशन, कान की पोजीशन एक जैसी है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, पर बोन्स के स्ट्रक्चर एक जैसे, अंदर के जो ऑर्गन है वो एक जैसे। फिर इतनी सारी डाइवर्सिटीज क्यों है, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज क्यों है? इसे जानने के लिए जो मैन है वो एंशिएंट टाइम से क्यूरियस है। Different theories about origin and evolutions of life have been proposed till today, of which theory of gradual development of living organism is accepted. So different theories about origin and evolution. Origin और evolution, शुरुआत कहां से हुई और बदलाव किस तरह से होते गए, इसके बारे में अलग अलग theories बनी है। ठीक है, origin and evolutions of life have been proposed till today। और ये जो है ये इसके बारे में आज भी लोग जानने के लिए उत्सुक है। थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट, किस तरह से ये डेवलपमेंट हुआ है, जिसका नाम दिया गया थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक्सेप्ट की गई। और ये जो थ्योरी है, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, वो किसने बनाई, वो किसने बताई? तो वो बनाई चार्ल्स डार्विन्स ने। ओके, चार्ल्स डार्विन्स ने बनाई ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और किस तरह से ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और इसकी थ्योरी एक्सेप्ट की गई। वो थ्योरी क्या है वो हम इसे शॉर्ट में देखेंगे, और इसके बाद का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देखिए, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट अबाउट बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। बिग बैंग थ्योरी में पूरे अच्छे से समझाया गया है कि किस तरह से फॉर्मेशन ऑफ स्टार, प्लैनेट एंड प्रेजेंट इट इन योर क्लास। ओके, किस तरह से स्टार और प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ है बिग बैंग थ्योरी में, सर्च कीजिए यूट्यूब पर, आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अ पीक इनटू हिस्ट्री, मेनी फिलोसोफर्स एंड रिलीजियस स्कॉलर्स एंड रिटन देयर व्यू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। जीवन कैसे बना होगा इसके बारे में बहुत सारे फिलोसोफर्स ने, रिलीजियस स्कॉलर्स ने लिखा हुआ है। There seems to be through decision over the formation of universe, discussion, there seems to be through discussions, और उनका कुछ डिस्कशन भी दिखा गया है कि किस तरह से ये यूनिवर्स बना होगा। इन वेरियस कल्चर लाइक इंडियन, चाइनीज, रोमन, ग्रीक, अलग अलग कल्चर में, अलग अलग भाषा में ये सब लिखा हुआ है। वेरियस कल्चर हैव नोटेड डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्लैनेट, स्टार्स
द पंचमहाभूता। ओके, अलग अलग तरह के कल्चर में ये लिखा हुआ है कि इनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई कि किस तरह से प्लैनेट बने होंगे, स्टार्स बने होंगे। हमारी जो हिंदू की बुक है इंडियन में, उसमें पंचमहाभूता के बारे में बताया हुआ है, जिसमें हवा, पानी, मिट्टी, आकाश, अग्नि, ये सब है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया एक्सेट्रा इन अ फॉर्म ऑफ पोएट्री, स्टोरीज एंड रिलीजियस और सेक्रेड बुक, मतलब जो धार्मिक किताबें होती है। सेक्रेड बुक मतलब धार्मिक किताबें, या रिलीजियस, ये भी धार्मिक किताबें में स्टोरी मतलब कहानी या कविताओं के माध्यम से ये सारी बातें दर्शाई गई है। इसका मतलब ये है कि पुरातन काल से इंसान क्यूरियस है, मैन क्यूरियस है कि ये इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा ये जानने के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये सारा इवोल्यूशन जो हुआ है उसके लिए एक थ्योरी बनाई गई है, एंड दैट इज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसके बारे में पढ़ लेंगे, क्या कहती है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म हैज बीन फॉर्म इन ओशियन। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहला लिविंग मटेरियल जो है प्रोटोप्लाज्म, जिस तरह से पैरामीशियम्स वगैरह होते हैं उस तरह से इस ऐसे सर्कुलर में होता है प्रोटोप्लाज्म, और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो प्रोटोप्लाज्म ओशियन में सबसे पहले बना होगा। ओके, ये बात उन्होंने ध्यान में रखी कि इस तरह से हुआ होगा। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जिस तरह से समय बदलता गया, कोर्स ऑफ टाइम मतलब टाइम चेंज होता गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म, मतलब इस प्रोटोप्लाज्म से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने होंगे, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। ग्रेजुअली चेंजेस ऑक्यूर इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वेयर फॉर्म। और उसके बाद ये जो छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इन ऑर्गेनिजम्स में ग्रेजुअली चेंजेस हुआ होगा, और इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बड़े, लार्जर, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने होंगे। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स बने होंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक गए होंगे। ऑल दोज चेंजेस वेयर स्लो एंड ग्रेजुअल, और ये सारे जो चेंजेस होते हैं स्टूडेंट ध्यान में रखिए, ये बहुत स्लो होते हैं और ग्रेजुअली होते हैं। ओके, ग्रेडेशन में होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ऑल दीज चेंजेस इज एट मोस्ट 300 करोड़ ईयर, और ये सारे चेंजेस होने के लिए कम से कम 300 करोड़ साल लगे हैं, जो हम अब तक का पूरा चेंजेस देख रहे हैं इसे होने के लिए। कितने ईयर्स लगे होंगे स्टूडेंट्स? 300 करोड़ साल लगे। अब देखिए ये जो चेंजेस हुआ इतना सारा, ये 300 करोड़ साल लगे हैं। आज भी हम देखते हैं हमारे एंसेस्टर को, हम बोलते हैं, हम समझते हैं, हम जानते हैं, या हमें पता है, या फिर ऐसा कहा जाता है कि बंदर से इंसान बना है, फिर मंकी भी अभी भी है और मैन भी अभी भी है। तो मंकी की कुछ ऐसी प्रजातियां जिसमें बदलाव हो गया, कुछ ऐसी प्रजातियां जो आज भी वैसी ही है, और मंकी की कुछ ऐसी प्रजातियां जिसमें बदलाव हो गया जो मैन बन गया, है ना। आप देखते होंगे मंकी की और मैन की बहुत सारी हरकतें एक जैसी है। तो ये क्यों है? ये सब चेंजेस हो रहा है, ये ग्रेजुअली चेंजेस हुआ है, और चेंजेस रैपिडली तो नहीं हुआ, 300 करोड़ साल लग गए भी इसे बदलने के लिए। सो चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड बीन ऑल अराउंड and multi-dimensional, and these lead to evolutions of different type of organisms. So changes and development living organism, changes और development जो हुआ living organisms में had been all around multi-dimensional। ये कैसा है? multi-dimensional है, मतलब एक ही डायमेंशनल में नहीं हुआ, मल्टी डायमेंशनल में हुआ है, अलग अलग तरह से चेंजेस हुए। इसलिए तो स्नेक की एक ही नहीं, कई लाखों प्रजातियां है। एंड दिस लेड टू इवोल्यूशन इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जिसके कारण अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स बने हैं। हेंस दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड इवोल्यूशन विच इज ऑर्गेनाइजेशनल। और ये जो सारी की सारी चेंजेस है, ओवरऑल प्रोसेस है, जिसे हम इवोल्यूशंस कहते हैं, ये कैसा? ऑर्गेनाइजेशनल है, मतलब छोटे छोटे ऑर्गन से इनमें बदलाव हुआ है। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल from ancestor having different structural and functional organizations is called evolution। मतलब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट प्लांट एंड एनिमल, प्लांट में
क्लोरेला से लेकर बनियान ट्री तक, अमीबा पैरामीशियम से लेकर ह्यूज जो वेल है वहां तक, इन सबके बीच में जो डेवलपमेंट हुआ ये एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ है। ओके, इनके बॉडी में जो डिफरेंसेस आए हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे ही हम कहते हैं इवोल्यूशन। मतलब इनके बॉडी में जो भी चेंजेस हुए हैं, ओके, जो भी डिफरेंसेस शो किए गए हैं, ये सारा का सारा डिफरेंसेस जो है वो बताया गया है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में। और इसके बारे में और डिटेल्स में, जैसे जो इवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा कि इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन मतलब पूरे 300 करोड़ तक अब तक हुआ इंसान के, मतलब ये ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जो बदलाव है जिससे कई लाखों करोड़ों स्पीशीज इस अर्थ में प्रेजेंट है, ये सब काम इवोल्यूशन का है। और इवोल्यूशन की थ्योरी क्या कहती है कि ये जो इवोल्यूशन है वो छोटे से अमीबा से लेकर अलग अलग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक हुआ है। और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये कहती है कि इन सब का जो एंसेस्टर है, मतलब पूर्वज है, वो एक ही है, कॉमन है। जैसे मान लीजिए प्लांट के लिए जो एंसेस्टर है वो एक ही है और एनिमल के लिए जो एंसेस्टर है वो भी एक ही है। और इन्हीं एक ही, मतलब प्लांट के एंसेस्टर से अलग अलग तरह के प्लांट बने, एनिमल के एंसेस्टर से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर से अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बन गए और उन्हीं एंसेस्टर से हम भी बने हैं। ये सब कहती है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस के बारे में। और इसके बाद का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशंस, कि इस टॉपिक को पढ़ के आप ये क्लियरली कह सकेंगे कि सच में बदलाव हुआ है और ये बदलाव एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसके कुछ सबूत मिले हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट इवोल्यूशंस का जो ये पोर्शन है आपका पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ठोके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। याद रखिए आपका लाइक और आपका शेयर, आपके कमेंट हमें एनकरेज करता है इस तरह के और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, तो भाई लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।